इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में इनफर्टिलिटी पर वीएनएम टीवी से खास बातचीत की आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुषमा बख्शी ने। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने कल ही मनाया है। ये जो एक समस्या जो फिजिकल तो है ही, साथ ही साथ एक सामाजिक समस्या जैसी भी सामने आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की पूरी लाइफ स्टाइल, पूरे जिंदगी पर असर पड़ने लगता है अगर वो इनफर्टिलिटी का शिकार है। इनफर्टिलिटी पर बात करने के लिए मैंने आमंत्रित किया है आईवीएफ स्पेशलिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट, शहर की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर सुषमा बख्शी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मयूरिका। पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी मैम, क्यों इनफर्टिलिटी के किस्से बढ़ते जा रहे हैं और क्या मानसिक स्थिति हो जाती है महिलाओं की जब वो इनफर्टिलिटी की शिकार होती हैं? ये बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि जिन महिलाओं को जो युगल को इनफर्टिलिटी होती है तो उन लोगों को ज़िंदगी में जैसे लगता है कि सब कुछ वो लोग गंवा चुके हैं। जी। पूरा फोकस उनका उठना बैठना काम करना सब कुछ वो फर्टिलिटी अराउंड हो जाता है और उसकी वजह से वो ज़िंदगी का आनंद भी नहीं ले सकते। हमेशा उनके दिमाग में वही बात आती है, सोशल गैदरिंग में जाए या मित्रों से मिले या छोटे बच्चे को देखे तो उनके दिमाग में यही बात आती है कि हमारा बच्चा कब होगा। तो ये साइकोलॉजिकली इमोशनली बहुत उनको टच कर जाती है। इस मैम, क्या कॉजेस है, क्यों इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं महिलाएं? सिर्फ महिलाओं की वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होती, पुरुषों के कारण भी। तो वी कॉल इट कपल इनफर्टिलिटी। तो पुरुषों में शुक्राणु की मात्रा कम होना, जिसके बहुत सारे कारण है, जैसे बहुत स्ट्रेस होना, लाइफस्टाइल ठीक से नहीं होना, या तो अल्कोहल या ड्रग या टबैको यूज़ ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ों से उनका शुक्राणु का प्रमाण काफ़ी कम हो जाता है। और स्त्रियों में भी ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में काफ़ी रैम्पेंट है। तो टीबी ऑफ एब्डोमेन और एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉयड होना, जैसे एक तरह की गठान होती है यूट्रस में, नली बंद होना, ये सब चीज़ों की वजह से बढ़ जाते हैं इनफर्टिलिटी। अब लेट मैरिजेस भी हो रहे हैं, एक उम्र गुजर जाती है, उसके बाद लड़कियां शादी करती हैं, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी में तब्दील हो सकता है? सही बात, क्योंकि हमारे हेल्थ के हिसाब से सोचे तो 22 साल की उम्र से करीबन 30 साल की उम्र इज़ द बेस्ट एज फॉर द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो ये उम्र में बच्चा होना नेचुरली काफ़ी संभव हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एग्स की संख्या, मतलब महिलाओं के बीज की संख्या कम हो जाती है और दूसरे भी सभी कारण बढ़ जाते हैं। तो लेट मैरिज इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। क्या इलाज हो सकते हैं अब इसके? जनरल इलाज जो ज़्यादातर सबको पता है, उसमें हम लोग बीज बनने की दवाइयाँ देते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के अंडकोश में बीज बनता है और फिर ज़रूरत पड़े तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की, पुरुषों के शुक्राणु को हम लोग लेके उसको प्रोसेस करके उसके बाद बच्चेदानी में रखते हैं, तो उससे भी प्रेगनेंसी रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें से प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी वो भी उपलब्ध है। तो उससे करीबन 50 to 60% सक्सेस रेट होता है। लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें भी आई है। कई महिलाओं का जन्म से उनको बच्चेदानी नहीं होती है। तो पहले के ज़माने में हम मानते थे कि ऐसे महिलाओं को सरोगेसी के सिवा और कोई चारा नहीं है और वो लोग सरोगेसी पे जाके अपना बच्चा ले सके। लेकिन महिलाओं को ये होता है कहीं कहीं इमोशनली कि मेरे पेट में बच्चा हो और मैं उसको जन्म दूँ। तो अभी यूट्राइन ट्रांसप्लांट करके एक नया ट्रीटमेंट उनके लिए आया है, जिसमें क्या है कि हमारे इंडिया में भी आज तक 2 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिससे क्या है कि पहले कि बच्चेदानी नहीं है तो ये संभव है कि आप गर्भाशय का प्रत्यारोपण करके
अपना बच्चा अपने ही टमी में ग्रो कर सकते हैं। और ये ओवेरियन फेलियर, ये कितना बड़ा कोर्स होता है इनफर्टिलिटी का? आजकल मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कम उम्र में लड़कियों की एग्स के ओवरी में एग्स की संख्या कम होती जा रही है। जैसे 25-40 साल से पहले अगर ओवरी में कम हो जाए अंडकोश की संख्या, तो उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। तो ऐसे केसेस में ये लड़कियों को, इनको मेनोपॉज नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि मासिक कम आता है या इरेगुलर आता है, थोड़े जैसे मेनोपॉज में थोड़े हॉट फ्लैशेस वगैरह होते हैं, ये सब होता है। और साथ साथ में वजाइनल ड्राइनेस और लैक ऑफ डिज़ायर फॉर द सेक्स, ये सब चीज़ें ये लड़कियों को होती है। और हम उसके लिए जो टेस्ट करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं, उससे पता चलता है कि इनको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है। तो खुद के एग्स वो बना ही नहीं सकती है, तो इसीलिए उनको इनफर्टिलिटी होता है। तो ऐसे केसेस में भी आजकल सारवार शक्य है दो तरह से जी। एक तो ओवरी के अंदर स्टेम सेल डाल के, ये स्टेम सेल लेटर ऑन एग्स के रूप में रूपांतरित होते हैं, तो उसको स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। वो इट इज़ अंडर रिसर्च है। और दूसरा ये कि उनको दे कैन टेक डोनर एग्स, तो उनके ब्लड ग्रुप के मैच वाला डोनर और उनके फिजियोग्नोमी के साथ मैच हो ऐसा डोनर हम लेके, उसके डोनर एग्स लेके, उनके हस्बैंड के स्पर्म्स लेके एम्ब्रियो बना के हम बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं, तो इसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी रह सकती है। तो ये सब शक्य है। कैंसर जैसे बीमारियों से भी मैम क्या रिप्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है कुछ? ज़रूर। ऐसे केसेस में जिनको अभी बच्चा ना हो और उनको कैंसर हुआ हो, ये पूरा नई स्पेशलिटी हमारे सामने आई है कि ऑन्को फर्टिलिटी करके। तो ऐसे कपल को हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट चालू करने से पहले उनके शुक्राणु को हम फ्रीज करके रख देते हैं, या तो एग्स को फ्रीज करके रख सकते हैं। अगर शादी हो गई है तो उनके एम्ब्रियो बना के, गर्भ बना के हम लोग फ्रीज करके रख सकते हैं। अच्छा। तो क्या है कि जब भी उनको चाहिए तो नॉर्मल एम्ब्रियो और गैमेट्स मिलेंगे। जी। और कई बार हम लोग जैसे रेडिएशन देना है तो ओवरी को, महिला को कैंसर सर्विक्स की वजह से रेडिएशन देना पड़ता है, या कोई भी दूसरे कैंसर के लिए तो लेप्रोस्कोपी करके ओवरी को रेडिएशन फील्ड से ऊपर हम लोग प्लाइकेट कर देते हैं, तो उसके ऊपर रेडिएशन का ख़राब असर नहीं होता। नॉट ओनली दैट, आप सरप्राइज होंगे कि ओवरी को निकाल के फ्रीज करके हम लोग रखते हैं पूरा ओवरी, और जब भी ज़रूरत पड़े तभी वो ओवरी को उसके टुकड़े करके हाथ में ट्रांसप्लांट करते हैं। अच्छा। महिला के हाथ में। और फिर हम जो दवाई देते हैं उसकी वजह से वो ओवरी में एग्स बनते हैं जो हम निकाल के उसके गर्भ बना सकते हैं। तो ये सब नई बातें हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को पता चले कि कैंसर हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारी चीज़ें आजकल कर सकते हैं। मैम, इनफर्टिलिटी से बचने के लिए महिला को क्या करना चाहिए? 2-3 चीज़ें मैं कहूँगी ये महिलाओं के लिए, कपल के लिए। एक तो सबसे पहली बात ये कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उससे हम नेचर से दूर ना जाएं, उससे बीट नहीं तो कर पाएंगे। उससे हम बीट नहीं कर पाएंगे। तो समय सर अगर मैरिज करने के बाद जो बेस्ट टाइम है, अगर हो सके तो उसी दरमियान अगर नेचुरल प्रेगनेंसी रहे, उसका हमें पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल है। अगर नहीं ऐसे हुआ तो हमेशा मैं कहती हूँ, बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से हेजिटेट होती है, तो वो लोग वो भुआ के पास जाती है, कुछ डिफरेंट पैथीज करती है और कुछ दवाइयाँ लेती रहती है, जिससे उनको फ़ायदा नहीं होता है। जो फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है वो बहुत फोकस्ड है और उससे फ़ायदा होता ही है। तो समय पे अपने और अपने हस्बैंड का जांच कराने के बाद वो ट्रीटमेंट ले सकती है। दूसरी बात है। और तीसरा ये कि
लाइफ में स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम करो, क्योंकि 50% ऑफ द कपल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस दे आर नॉट कंसीविंग। जी। तो ये कम करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है इनफर्टिलिटी पे लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली होगी। थैंक यू मयूरिका। समस्या है लेकिन बीमारी शायद नहीं है। समस्या है और उससे निपट सकते हैं। मेडिकल साइंस के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और इनफर्टिलिटी को इसी तरीके से दूर कर आप अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, सभी को सुचारू रूप से चला सकते हैं और माँ बनने का सुख भी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे पर महिलाओं की समस्याएं, महिलाओं की फिजिकल समस्याओं पर हम बात कर रहे हैं और इसी के क्रम में आज बात हुई है इनफर्टिलिटी पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।